हेलो एवरीवन। आज हम एकॉन की क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं निमन्स की टेस्ट सीरीज़ का, जो हमारा 2019 में एग्ज़ाम निकला था। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जिसने पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वीडियो में जाके उस 10 क्वेश्चन को देखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि सॉसेज शेप मास इन एब्डोमिनल पाल्पेशन इंडिकेट। यानी कि आज पाल्पेशन मतलब क्या है, हमने पाल्पेट किया एब्डोमेन पे, तो सॉसेज शेप का मास कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये दिखेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी अपेंडिसाइटिस, सी इंटरसेप्शन और डी हर्निया। पहले तो हमें ये देखना होगा पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, नैरोइंग। मतलब वो जो एरिया होता है, वो जगह होती है, वो हो जाती है पतली, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वहाँ पे क्या हो जाता है, उस एरिया का नैरो होने लग जाता है, जिससे खाना आगे जाने में दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में हमारा सॉसेज शेप का मास नहीं दिखता, ऑलिव शेप का मास दिखता है ज़्यादातर। अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। और हर्निया किसी ऑर्गन का बाहर प्रोट्रूजन होना, इसको हम हर्निया कहते हैं। जो हमारा सॉसेज शेप का मास दिखता है जब हम पाल्पेट करते हैं एब्डोमेन में, वो मेनली एक कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन, उसमें दिखता है। अब ये इंटरसेप्शन होता क्या है, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कुछ इस प्रकार हो जाती है जैसे कि टेलीस्कोप। आपने दूरबीन देखी होगी, वो अंदर के अंदर धंसती जाती है, जैसे टेलीस्कोप होता है, जब उसे हम फोल्ड करते हैं एक के अंदर वो धंस जाती है। उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी क्या होती है, एक के अंदर क्या हो जाती है, धंस जाती है। यानी कि टेलीस्कोपिंग हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। वो मेनली इंटरसेप्शन में दिखती है और इसी में हमारा कैसा दिखता है, सॉसेज शेप का मास। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कह रहा है कि क्या इमीडिएट यानी कि क्या इमीडिएट मैनेजमेंट होगा वर्निक्स एंसीफेलोपैथी का। तो इमीडिएट मैनेजमेंट पूछा है वर्निक्स एंसीफेलोपैथी का। सबसे पहले ये वर्निक्स है क्या। वर्निक्स ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, एक तरह का न्यूरॉन है, न्यूरॉन का कलेक्शन है, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सेरेब्रम, ब्रेन में 4 ब्रेन होता है और 4 ब्रेन में ऊपर की तरफ सेरेब्रम होता है। वहाँ के में कुछ लोब होते हैं, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब। वहाँ पे ये वर्निक्स एरिया यानी कि न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ का गुच्छा प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में एंसीफेलोपैथी में ये वर्निक्स एरिया डैमेज हो जाता है। वर्निक्स क्या करता है मेनली, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से व्याकरण, ग्रामर, यानी कि हमारे बोलते वक्त स्पीच में शब्दों को ऐड करता है। वर्निक्स का काम होता है मेनली शब्द हमारी स्पीच में भरना। तो यहाँ पे हुई है वर्निक्स एंसीफेलोपैथी। तो इसका इमीडिएट मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए वर्निक्स एंसीफेलोपैथी हुई क्यों है। तो माना जाता है कि ज़्यादातर लोग जो अल्कोहलिक होते हैं या ड्रिंक करते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें वर्निक्स एंसीफेलोपैथी दिखती है। क्यों? क्योंकि ड्रिंक करने से क्या हो जाता है कि विटामिन जो B1 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे हम जानते हैं थियामिन के नाम से। तो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे एक कंडीशन दिखती है वर्निक्स एंसीफेलोपैथी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इंजेक्शन थियामिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स एंसीफेलोपैथी की एडमिनिस्टर इंजेक्शन थियामिन, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, विटामिन B1। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज प्रेजेंट इन। अब डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन मतलब फॉल्स फिक्स बिलीफ, यानी कि झूठा मूठा यकीन। ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी मतलब ऐसा इंसान को एक ऐसा झूठा मूठा यकीन हो जाना कि वो यहाँ का राजा है, उसके पास बहुत सारी सुपर पावर हैं, वो सबको अपने कदमों में नचा सकता है। उसको ऐसा फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाना, झूठा मूठा यकीन हो जाना कि वो यहाँ पे का तानाशाह है, वो हर चीज़ अब लोगों से करवा सकता है। तो ये झूठा मूठा यकीन यानी कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस में दिखता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे इंसान जो होता है वो अपने ही जो विचार होते हैं उसमें सीमित रह जाता है,
वो उसके अंदर ज़्यादातर विचार नहीं आता है। उसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारा झूठा मूठा यकीन यानी कि डेल्यूजन दिखता है वो डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी दिखता है, यानी कि उसके पास कोई थॉट्स नहीं होते। डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी हमारा किस में दिखता है? डिप्रेशन में। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन है मेनिया, जो पहले देख लेते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिप्रेशन और डेल्यूजन दिखता है यानी कि झूठा मूठा यकीन, वो मेनली डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन दिखता है। परसिक्यूशन यानी कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसे झूठा मूठा यकीन होता है कि कोई उसे मारना चाहता है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हमारा मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में दिखता है। अब ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है? ऑप्शन सी। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी मेमोरी या आइडेंटिटी भूल जाता है, वो लॉस हो जाती है। ये एक तरीके का न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? न्यूरोटिक। और न्यूरोटिक में मेनली हमारे डेल्यूजन नहीं दिखते। डेल्यूजन हमारा ज़्यादातर साइकोटिक डिसऑर्डर में दिखता है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस में दिखता है, तो हमारा आंसर होगा मेनिया। क्या होगा हमारा आंसर? मेनिया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें यह पूछा गया है कि अस्थमा एक कैसा डिजीज़ है। जब हम अस्थमा की डेफिनेशन भी दिखते हैं, अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। तो अस्थमा एक कैसा है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, लंबे समय तक होता है। क्योंकि एलर्जी होती है, किसी भी पोलन ग्रेन से हो सकती है या कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन से हो सकती है जो बाहर से उसे क्या कर रहा है? एलर्जिक कर रहा है। तो अस्थमा हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्या है ये? इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वॉमिटिंग विल कॉज। तो जब भी वॉमिट होता है तो क्या होता है? स्टमक में क्या होते हैं? जो सीक्रेशंस होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस, इनका pH क्या होता है? एसिडिक होता है। तो मेनली अभी हमें इतना याद रखना है कि जब भी वॉमिट होता है तो हमारा जो एसिड होता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे अपर GI में, तो वो क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही एसिड डिक्रीज होगा, जैसे ही एसिड डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? बेस बढ़ जाएगा, यानी कि अल्कलीन बढ़ जाएगा। तो हमें इतना पता है कि अगर एसिड डिक्रीज हुआ वॉमिट करते वक्त तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? बेस बढ़ जाएगा। और जो कि ये एसिड किडनी मेंटेन करती है, तो जब भी कोई एसिड या कोई बेस किडनी द्वारा मेंटेन होगा, उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करेंगे वो करेंगे मेटाबॉलिक। अगर उसको लंग्स रेगुलेट करेगा तो उसके लिए हम रेस्पिरेटरी। तो वॉमिट किया किसी ने तो क्या हुआ? उसके ऊपर अपर GI से क्या हुआ? एसिड लॉस हुआ, बाहर निकला। तो एसिड जब कम होगा तो ऑल ओवर बॉडी कैसी हो जाएगी? अल्कलिन। और जो कि वो एसिड किडनी मेंटेन कर रहा है तो उसमें क्या दिखेगा? मेटाबॉलिक। और एसिड कम हो रहा है तो बॉडी अल्कलिन हो रही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो वॉमिटिंग से क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। एसिड घटेगा, बेस बढ़ेगा, और ये एसिड किडनी रेगुलेट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया वो है मेटाबॉलिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रेफर्ड इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एक ऐसा शॉक है जिसमें वॉल्यूम कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इक्वल अमाउंट में जाते हैं और हमारा फ्लूइड पार्ट भी इक्वल अमाउंट में जाते हैं, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसमें वॉल्यूम कम होती है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होती है। तो इसमें क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम कम होगी। अब होगा क्या? इसमें ये पूछा गया है कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम कौन सा फ्लूइड देंगे। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एंड फ्लूइड पार्ट की भी। उसमें ऑल ओवर वॉल्यूम डिक्रीज होती है पर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो उसमें हम ऐसा फ्लूइड देंगे जिसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो तो उसमें फ्लूइड भी हो, उसमें सॉल्वेंट भी हो। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन देना है जिसमें क्या हो? दोनों ही इक्वल प्रेजेंट हो, किसी की कंसंट्रेशन में चेंज ना हो। तो हमारा जो सही आंसर होगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसमें हम कैसा फ्लूइड देंगे? आइसोटोनिक क्रिस्टल ऑयल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्पस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। पहली चीज एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बनता है। पर HIV एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है हमारा कि जो
आरएनए वायरस होता है रेट्रोवायरस, उसमें जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या होता है उसका नाम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ये क्या करेगा? आरएनए से डीएनए बनाएगा। आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो हमें कुछ ऐसी ड्रग देनी होगी जिससे क्या हो कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी रुक जाए और आरएनए से डीएनए बनना, यानी कि ये जो जितने भी एचआईवी के वायरस हैं इनकी कॉपी होना बंद हो जाए, आरएनए से डीएनए बनना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आती है जिसमें क्या होता है, इन्हीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्या कर दिया जाता है? इनहिबिट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? वायरल आरएनए रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस वायरल आरएनए लोड, यानी कि अब उसका क्या होगा? कन्वर्जन डीएनए में कम हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ये इसका आंसर होगा पर्पस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि डोज ऑफ आरएचओ गम, रहो गम का डोज कितना होता है? ये रहो गम है क्या? पहली चीज तो ये कंडीशन होती है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें होता क्या है? जिसमें अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है, यानी कि उसके आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, और मदर आरएच नेगेटिव है, तो क्या होता है कि मान लो ये प्लासेंटा है और उसके अंदर विलाई है, विलाई जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है आप, और ये है यूट्राइन आर्टरी। ये क्या है? हमारी यूट्राइन आर्टरी मदर की। तो हमें इतना पता है कभी भी मदर का ब्लड फीटस में नहीं जाता या फीटस का ब्लड मदर में नहीं जाता, ये अपना खुद ही सेपरेट इनका सर्कुलेशन होता है। विलाई जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, मदर से ऑक्सीजन हमारे प्लासेंटा के थ्रू फीटस में जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इस दौरान जब टर्म होता है, यानी कि टर्म के टाइम डिलीवरी होने वाली होती है, उससे पहले क्या होता है? ये विलाई रप्चर हो जाते हैं, विलाई रप्चर हो जाते हैं। तो ये जो आरबीसी होता है फीटस का, ये क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है और मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाता है। क्या? ये आरबीसी, जिसके ऊपर क्या है? हमारा आरएच पॉजिटिव है। जब ये मैटरनल सर्कुलेशन में आरएच पॉजिटिव जाता है तो क्या होता है? मदर कि इनका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? आईजीजी, इसको अटैक करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। और बाद में यही आईजीजी क्रॉस करके प्लासेंटा के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में चले जाता है और फीटस के भी आरबीसी को ब्रेक डाउन करने लग जाता है, जिसके वजह से एक हीमाचूरिया कंडीशन आ जाती है, ब्लड वेसल हीमोलाइसिस होने लग जाता है, ठीक है। हीमोलाइसिस होता है, ब्लड वेसल ब्रेक होने लग जाते हैं। तो फीटस का आरएच पॉजिटिव और मदर का आरएच नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसको बचाने के लिए हम क्या देते हैं? आरएचओ रहो गम, जो कि जिसकी डोज पूछी गई है, तो इसकी डोज होती है 300 माइक्रोग्राम आईएम पर 72 घंटे, यानी कि 3 दिन के अंदर देना है डिलीवरी के बाद। तो इसकी ये डोज है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व होती है हमारी 5वीं क्रेनियल नर्व, जिसमें क्या हो जाता है? एक्सेसिव उसके सेंसेशन इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेसिव उसमें इम्पल्सिस ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एक कंडीशन बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो मेनली हमें क्या करना है? इसका जो इसमें इंफॉर्मेशन जो तेजी से ट्रांसफर हो रही है, इसको स्लो करना है, इसको कम करना है। और इसको कम करने के लिए हमारी जो ड्रग आती है ये है कार्बामीज़ापाइन, कार्बामीज़ापाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑफन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में पहला सिम्टम्स क्या होता है? पार्किंसन एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है? मेनली सब्सटेंशियल नाइग्रा जो हमारा मिड ब्रेन में होता है वो डैमेज हो जाता है और इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। डोपामिन क्या कराता है? हमारा मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, मूवमेंट में इफेक्टिवनेस डालता है और पोस्चर बैलेंस करता है, हमारी रिजिडिटी को कम कराता है। तो मेनली जो पार्किंसन में जो फर्स्ट सिम्टम दिखता है वो हमारा दिखता है शेकिंग ऑफ हैंड और फुट, या तो हम ट्रेमर्स भी कह सकते हैं, ट्रेमर्स दिखते हैं, मेनली शेकिंग ऑफ हैंड। और हैंड के ट्रेमर्स को पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं, जो मोस्ट कॉमनली दिखता है।
जो रिजिडिटी होती है वो डोपामिन की कमी से होती है, पर जो ट्रेमर्स आते हैं वो एसिटाइल कोलिन की वजह से आते हैं। जो ट्रेमर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एसिटाइल कोलिन। डोपामिन कम हो जाता है जिसकी वजह से कंपैरिजन में एसिटाइल कोलिन, जो कि मेनली मूवमेंट के लिए जाना जाता है स्केलेटल मसल में, और मेनली पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन भी कराता है ये, जैसे कि डाइजेशन वाइजेशन कराना, तो जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या दिखते हैं? ट्रेमर्स दिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट सिम्टम जो पार्किंसन में दिखता है वो है हमारा शेकिंग ऑफ हैंड और फुट। तो आज ये हमारे जो 20 क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आगे ही ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, और तब तक के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ आगे जुड़े रहना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।